हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रतिरक्षा तंत्र, और इस प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर हमारी 2 क्लासें हो चुकी थी। और इन 2 क्लासों में हमने क्या जाना था? हमने जाना कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, यही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम होता है। इसका जो अध्ययन होता है ये इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद हमने जाना था दोस्तों कि इसके जो फादर है वो एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। इसके बाद इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था प्रतिरक्षा तंत्र को। पहला जो था वो हमारी जो इम्यूनिटी थी वो 2 भागों में डिवाइड हुई थी। पहले इनेट या बाय बर्थ या जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरी हुई थी एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। इसके बाद जो क्लास हुई थी पहली क्लास, इसमें हमने डिटेल से जन्मजात प्रतिरक्षा को जान लिया था। और इसके बाद अगली वाली क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा को भी जान लिया था। तो जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले प्रतिरक्षा तंत्र की भाग 1 और भाग 2 जरूर देखें, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो आपको भाग 1 और भाग 2 देखना जरूरी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कल की क्लास में हमने क्या जाना था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि हमने उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में जाना था। उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में क्या जाना था कि इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। इसमें एक तो थी एक्टिव और दूसरी थी पैसिव। एक्टिव का मतलब हमारा शरीर खुद से एंटीबॉडी बनाए तो एक्टिव, और पैसिव का मतलब अगर बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाए तो वो पैसिव। फिर एक्टिव को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। कौन सी? आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और पैसिव को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या था? एक्टिव वाले में एक्टिव नेचुरल वो थी जहां पर जैसे मान लो आपको प्राकृतिक रूप से कोई रोग हो जाता है और उसके विरुद्ध शरीर में कोई एंटीबॉडी बनती है, तो वो आपकी नेचुरल जो है एक्टिव इम्यूनिटी है। उसके बाद आर्टिफिशियल में क्या था कि मान लो आपको टीका लगाया पोलियो का, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया गया, या मान लो आपको डीपीटी का टीका लगा, कोई भी टीका लगा, तो टीका लगने के जरिए आपको क्या दिया गया? वो जीवाणु या बैक्टीरिया या फिर मान लो वायरस आपके शरीर में डाला गया, और वो वायरस के विरुद्ध आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। तो वो क्या है? आपकी एक्टिव एंटीबॉडी है, जो है एक्टिव इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर खुद एंटीबॉडी बना रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन के थ्रू आपके अंदर डाला गया तो वो कैसा कहलाएगा? वो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इसके बाद में हमने पैसिव इम्यूनिटी को जाना था। पैसिव इम्यूनिटी क्या थी? पैसिव इम्यूनिटी में था दोस्तों कि आपके शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाएगी। आपका शरीर खुद एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, बल्कि बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाएगी। तो ये भी 2 तरह की थी, एक तो थी नेचुरल और दूसरी थी आर्टिफिशियल। देखना, नेचुरल क्या थी कि आपका शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडी दी जा रही है, लेकिन नेचुरल तरीके से दी जा रही है। कौन सा नेचुरल तरीका? जैसे माता है तो माता अपने भ्रूण के अंदर, जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय उसको भ्रूण कहा जाता है, तो माता के द्वारा भ्रूण को IgG एंटीबॉडी मिलती है। कौन सी? IgG। तो माता द्वारा अपने भ्रूण को कौन सी एंटीबॉडी दी जा रही है? IgG। तो रेडीमेड एंटीबॉडी है जो मम्मी की तरफ से बच्चे को मिल रही है, तो रेडीमेड हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन प्राकृतिक रूप से दी जा रही है, माता खुद बच्चे को दे रही है प्राकृतिक रूप से, तो वो कौन सी हो गई? आपकी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद देखना, माता क्या करती है? बच्चे को जन्म के बाद बच्चे को माता क्या करती है? दूध पिलाती है। तो दूध, माता के दूध में जो एंटीबॉडी होती है वो IgA एंटीबॉडी होती है। IgA एंटीबॉडी किसमें होती है? दूध में। तो दूध के जरिए बच्चे में पहुंचती है। और ये IgG एंटीबॉडी कैसे पहुंची थी? प्लेसेंटा के जरिए, प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण में पहुंची थी। तो ध्यान रखना है ना। वैसे ध्यान रखना, माता के दूध को क्या कहा जाता है? जो माता बच्चे को दूध पिलाती है उसको जो है प्रथम स्तन्य या फिर खीस या फिर उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। ये NCERT की सीधी सीधी लाइन है जो आपको पता होना चाहिए। जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसके लिए कोलोस्ट्रम टर्म यूज किया जाता है। और माता को जो है बच्चे को दूध पिलाना चाहिए 6 महीने तक। 6 महीने तक बच्चे को केवल माता का दूध ही मिलना चाहिए। अब ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आपको पता चल गया कि माता के दूध में क्या होती है? IgA एंटीबॉडी होती है, जो उसके रोगों से लड़ने में मदद करती है। तो आप माता का दूध जो मिल रहा है उसमें एंटीबॉडी मिल रही है, बच्चे को प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो रहा है। तो ये जो है आपका जो है पैसिव इम्यूनिटी है, लेकिन इसमें भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, अब देखना एक और बात, प्लेसेंटा शब्द आप बार बार सुन रहे हो। प्लेसेंटा क्या चीज़ है समझना। प्लेसेंटा, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता उस समय तक बच्चा जो होता है माता के गर्भाशय में होता है। तो ये तो है माता का गर्भाशय, और इसके अंदर गर्भाशय के अंदर क्या होता है? ये बच्चा। ओके, ये बच्चा कहाँ पर है? गर्भाशय में। अब देखना, बच्चा जो होता है ये माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है एक संरचना के द्वारा। उस संरचना को प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? प्लेसेंटा, या फिर इसको हिंदी में अपरा कहा जाता है, प्लेसेंटा या अपरा। तो अब आपके मन में बहुत बड़ा डाउट आता होगा कि इस माता का जो रक्त है ये इधर बच्चे के अंदर जाता होगा, बच्चे का रक्त माता के अंदर आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
देखना यहाँ पर ब्लड सीधा ट्रांसफर नहीं होता है, इन दोनों का रक्त पृथक रहता है, ध्यान रखना। इस बच्चे के पास जो आरबीसी है वो इस बच्चे की खुद की आरबीसी है, और माता के पास जो आरबीसी है वो माता की आरबीसी। केवल प्लाज्मा ट्रांसफर हो सकता है ना, प्लाज्मा इधर उधर जा सकता है। और प्लाज्मा में भी जो बड़ी कोशिकाएं होगी वो अंदर आर पार नहीं जाएगी, बल्कि छोटी कोशिकाएं आसानी से जा सकती है। तो देखना एंटीबॉडी जो होती है वो सारी की सारी एंटीबॉडी जो होती है वो इस प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती। इनमें सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है आईजीजी। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी। ये आईजीजी एंटीबॉडी इस प्लेसेंटा को पार करके माता से कहाँ जाती है? भ्रूण में आ जाती है। माता से भ्रूण में आ गई आईजीजी एंटीबॉडी। तो माता से भ्रूण में कैसे आ गई? क्योंकि इसका आकार कैसा था? छोटा था। तो माता से भ्रूण को कौन सी मिलती है? आईजीजी एंटीबॉडी। और जन्म के बाद माता के दूध से कौन सी मिलती है? आईजीए एंटीबॉडी। और माता के दूध को क्या कहा जाता है? इसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। यहाँ तक की बातें हमने जान ली थी। ये तो थी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद में आपने देखा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी थी। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी थी? देखना, जैसे मान लो रेडीमेड एंटीबॉडी तो देंगे, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन के थ्रू देंगे, डायरेक्ट आपको इंजेक्शन लगाएंगे। जैसे मान लो किसी कुत्ते ने काट लिया तो फिर इंजेक्शन लग रहा है कुत्ते काटने वाले, कौन सा लगता है? एंटी रेबीज सीरम, ये लगता है कुत्ते के काटने पर। किसी कट लग गया, घाव हो गया, तो आप बोलते हो टिटनेस का इंजेक्शन लगा, कौन सा लगता है? एंटी टिटनेस सीरम, ये लगता है। डिप्थीरिया हो रखा है, संक्रमण हो रखा है, एंटी डिप्थीरिया सीरम, ये हो रखा है ना, इतना। इसके बाद देखना दोस्तों, एक और बात बताता हूँ आपको। जैसे बहुत बार आपको सांप काट लेता है ना, डस लेता है सांप, तो सांप के डसने पर क्या होता है? कौन सा लगता है? देखना, जो सर्प होता है ना, सर्प या सांप, सर्प का जो विष होता है, सांप का जो जहर होता है, इसको वीनम कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनम। सांप के जहर को वीनम कहा जाता है दोस्तों। ओके, जब भी किसी को सांप डस लेता है तो सांप अपना वीनम जो है आपके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। और इसके विरुद्ध जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, जो दिया जाता है वो एंटी वीनम होता है। तो सांप के जहर वीनम के विरुद्ध आपको क्या दिया जाता है? एंटी वीनम दिया जाता है, ध्यान रखना। ओके, सांप का जहर वीनम कहलाता है, इसके विरुद्ध आपको इंजेक्शन दिया गया वो एंटी वीनम है। अब ये एंटी वीनम अपने को कहाँ से मिल रहा है? कौन बना रहा है एंटी वीनम? कहाँ बनता है ये? तो ध्यान रखना, एक है हॉफकिन इंस्टीट्यूट। हॉफकिन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये? मुंबई में। हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में घोड़े के सीरम से, किससे? घोड़े के सीरम से एंटी वीनम बनाया जाता है। क्या किया जाता है? घोड़े के सीरम से एंटी वीनम बनाया जाता है। ध्यान रखने लायक बात है। ओके, घोड़े के सीरम से एंटी वीनम। ओके, अब ध्यान रखना, जैसे सांप की बात आ गई है ना, सर्प की, तो सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी। ओके, और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी थी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंप्लीट होने के बाद हम जानते हैं एंटीजन क्या होता है। एंटीजन, व्हाट इज एंटीजन? देखना दोस्तों, एंटीजन क्या होता है? कोई भी बाहरी पदार्थ आपके शरीर के अंदर पहुंच जाए तो वो एंटीजन का काम करता है। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया आपके शरीर में आ गया तो आपके लिए एंटीजन का काम करेगा। कोई वायरस आपके शरीर में आ रहा है तो वो आपके लिए एंटीजन का काम करेगा। कोई टॉक्सिन है, कोई जहर है जो आपके शरीर में आ गया, रक्त में आ गया, तो वो एंटीजन का काम करेगा। कोई भी बाहरी पदार्थ आपके लिए एंटीजन का काम कर सकता है, जिसके विरुद्ध शरीर में क्या बनती है? एंटीबॉडी। तो एंटीजन पराये जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, और हमारा शरीर उनके विरुद्ध, उनसे लड़ने के लिए क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ये एंटीजन क्या होते हैं? ये मेनली प्रोटीन होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? प्रोटीन, या फिर ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, या तो प्रोटीन या फिर पॉलीसेकेराइड होते हैं। ओके, ये ध्यान रखने लायक बात। हाँ, अब आगे देखना, इसके विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी। और शरीर की कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? तो आपको ध्यान रखना है, शरीर की जो भी लिम्फोसाइट्स वगैरह होती है ये एंटीबॉडी बनाती है। तो ये है एंटीबॉडी। ओके, अब एंटीबॉडी को और क्या कहते हैं? ध्यान रखना, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। और शॉर्ट में क्या यूज करते हैं? आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर इसको शॉर्ट में आईजी बोलेंगे। दोस्तों देखना, अभी भी थोड़ी देर पहले बोला मैं कि आईजीजी एंटीबॉडी, फिर बोला मैं आईजीए एंटीबॉडी। तो ये बार बार मैं नाम क्यों ले रहा था? ये एक्चुअल में एंटीबॉडी है, और आईजी टर्म एंटीबॉडी के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी होती है, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा था। अब देखना, एंटीबॉडी का अध्ययन ये बहुत ही जो है गहन अध्ययन होता है, और हमको इतना गहन अध्ययन करना नहीं, हमको खाली हल्की फुल्की जानकारी लेनी। तो क्या हल्की फुल्की जानकारी? कि जो एंटीबॉडी होती है इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, इसको आईजी से दर्शाते हैं, दर्शाने के लिए ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। अब देखना, ये क्या होती है? ये किसकी बनी होती है? ये जो होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। ओके, अब देखना इसका आकार कैसा होता है। तो इसके आकार के लिए आपको ध्यान रखना, आकार में कैसी होती है? ये वाई शेप होती है। किस आकार की? वाई शेप। ओके, आकार हो गया इसका वाई शेप।
ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई। इसकी संरचना कैसी होती है तो आपको ध्यान रखना H2L2 संरचना होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? H2L2। H2 का मतलब इसमें दो चेन जो होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दो चेन, वो दो तो हैवी चेन होती है जिसको H2 बोल देंगे, हैवी चेन, और इसमें दो जो होती है वो लाइट चेन होती है तो H2L2 बोल दिया जाता है। बस हमारे एग्जाम में आने लायक इतनी बात है, बाकी और बनने पे तो इसका डिटेल पढ़ा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे देखना, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखो इसका एक डायग्राम बना है, ये एक एंटीबॉडी का डायग्राम है। तो देखो ये एंटीबॉडी आपको किस तरह की नजर आ रही है? ये एंटीबॉडी आपको वाई शेप में नजर आ रही है। ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है इसको एंटीजन बाइंडिंग साइड, यानी कि इसको ABS कहा जाता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एंटीजन आएगा जिसके एपिटोप और पैराटोप मैच हो जाएंगे, वो आपस में यहाँ पर जुड़ के रिएक्शन करेंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी। हाँ, हमको ये याद नहीं रखना, हमारे को बस ध्यान रखने लायक बात है। जैसे 3 बातें तो आपने जान ली, एक और बात इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा बंध पाया जाता है? यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। कौन सा? डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध। तो ध्यान रखना, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये कौन सा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आपको पूरी एंटीबॉडी नजर आ रही है, वाई शेप में नजर आ रही है। और देखना, डाइसल्फाइड बंध के अलावा जो एंटीजन बाइंडिंग साइड है, यहाँ पर एंटीजन आके जुड़ेगा। वो होता है क्या एक्चुअल में, एक विशिष्ट सतह होती है, उस विशिष्ट सतह पर केवल कोई विशिष्ट एंटीजन ही जुड़ सकता है। कहने का मतलब एक एंटीबॉडी एंटीजन, हर कोई एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। जिसके एपिटोप और पैराटोप यानी इनके विशिष्ट स्थल आपस में मैच होते हैं ना, वही रिएक्शन कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि सारे एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, जिनकी सतह मैच होगी, एपिटोप पैराटोप मैच होंगे, वही रिएक्शन करेंगे। तो ये मान लो कोई एंटीजन है और ये मान लो कोई एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। अब इनकी सतह मैच हो गई, तो ये मैच हो गई तो आपस में क्या कर जाएंगे? रिएक्शन। अब देखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि मैच कैसे हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी तो लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। एग्लूटिनेशन कैसे होता है, बहुत ही लंबी चौड़ी प्रोसेस है, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे को बस इतना ध्यान रखना है, एंटीजन एंटीबॉडी जो मैच हो रहे हैं, इनके बीच में रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। इंपॉर्टेंट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। यहाँ से हमको बस इतना जानना है और हमारे जानने लायक कोई बात नहीं है। तो क्विक रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा? एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और हमारे शरीर में बनती है बी लिम्फोसाइट वगैरह सेल्स जो है इनको बनाती है। किस आकार की होती है? दिख रहा है, वाई आकार की होती है, वाई शेप की होती है। और ध्यान रखना, यहाँ पर कौन से बॉन्ड होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। और आगे आप पढ़ते हैं इनके टाइप, यानी कि जो एंटीबॉडी होती है कितने टाइप की होती है ये और जान लेते हैं। तो देखना, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है मैं बना देता हूँ। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? एक आपके शरीर में होती है एंटीबॉडी IgG, दूसरी एंटीबॉडी आपके शरीर में होती है IgA, एक एंटीबॉडी आपके शरीर में होती है IgM, एक एंटीबॉडी आपके शरीर में होती है IgD, एक एंटीबॉडी आपके शरीर में होती है IgE। ओके, तो ये एंटीबॉडीज आपके शरीर में पाई जाती है। कौन कौन सी? IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ये जो IgG एंटीबॉडी है, ये शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है? IgG। उसके बाद देखना, उससे कम कौन सी होती है? IgA, फिर कौन सी होती है? IgM, फिर कौन सी होती है? IgD, और सबसे कम कौन सी होती है? IgE। तो आपको ध्यान रखना, शरीर में सर्वाधिक कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है? IgE, और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? IgG। पूछा जाए शरीर में सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो ये सबसे छोटी एंटीबॉडी है, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। अभी थोड़ी देर पहले मैं रिवाइज कराता हूँ कैसे स्मॉलेस्ट। अभी मैंने एक बच्चा बनाया था, भ्रूण बनाया था, और एक माता बनाई थी, और एक प्लेसेंटा बनाया था, और मैंने क्या बोला था कि IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में आ जाती है। तो कैसे आ रही है? सबसे छोटी, इसलिए पार करके आ पा रही है ना। तो ध्यान रखना कि ये सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी है? IgG एंटीबॉडी है, जो इस प्लेसेंटा को पार करके आ जाती है। और पूछा सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है? ध्यान रखना, जो बिगेस्ट एंटीबॉडी होती है, लार्जेस्ट जिसको बोल सकते हैं, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, वो IgM होती है। तो IgM लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, और स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। ओके, IgA के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? IgA जो होती है, ये आपके शरीर में जो होती है, ये स्रावी एंटीबॉडी होती है। कैसी होती है? स्रावी, यानी कि श्रवण करती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये कोलोस्ट्रम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कोलोस्ट्रम। अभी मैं बोल रहा था ना कि जो माँ होती है 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ के दूध में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है? माता का दूध जो बच्चे को दिया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। तो IgA एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है? कोलोस्ट्रम में पाई जाती है। और बता देता हूँ IgA कहाँ पर होती है? जो लार होते हैं ना, सलाइवा, उसके अंदर IgA एंटीबॉडी होती है।
इसके साथ जो आंसू होते हैं, आंसू टीयर्स, उन आंसुओं में भी ये IgA एंटीबॉडी मौजूद हो सकती है। तो क्या ध्यान रखना है, माता के दूध में, लार में और आंसुओं में आपके शरीर में IgA एंटीबॉडी होती है। इसके बाद देखना जैसे IgE एंटीबॉडी, ये क्या काम करती है आपके लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलर्जी के लिए उत्तरदायी। तो ध्यान रखना है, एलर्जी के लिए उत्तरदायी एंटीबॉडी कौन सी है, IgE। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी है, IgG। सबसे बड़ी कौन सी है, IgM। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है, IgG। सबसे कम मात्रा में कौन सी होती है, IgE। तो ये सारे एंटीबॉडी के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। हालांकि अगर आप इनको डिटेल से पढ़ना चाहो तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन उस डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपकी स्क्रीन पर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो लिख ले। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एंटीबॉडी की जानकारी के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं क्या होती है। देखना, इतना तो समझ में आ गया कि अगर बीमार हुए तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा और उस रोगाणुओं को मारेगा। इतना तो समझ में आ गया। देखना, बहुत सी ऐसी बीमारी होती है जो जीवन में पहली बार होती है, जैसे कोरोना। आज जिसको कोरोना हो रहा है, क्या आज से 50 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले उसको कोरोना हुआ था क्या, नहीं हुआ। जिसको भी अभी कोरोना हो रहा है वो पहली बार ही हो रहा है। तो ऐसा मतलब बहुत सी ऐसी बीमारियां तो जीवन में पहली बार होती है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो एक बार हो रखी है, अब दूसरी बार होगी। ओके, तो जो पहली बार होती है बीमारी या कोई भी रोगजनक आपके शरीर में पहली बार आता है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, सक्रिय होता है। सक्रिय होने के बाद क्या करता है, उससे लड़ता है। तो जो पहली बार हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर उससे लड़ता है, उसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया। ओके, यानी इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसके बाद देखना, एक बार वो रोग हो गया, वो रोग होने के बाद अब आप ठीक हो गए, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो रोग आपको फिर से हो गया, तो दूसरी बार जब आपको रोग होता है तो उस समय आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो रिस्पॉन्स करता है, जो अनुक्रिया करता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। द्वितीयक अनुक्रिया। ओके, द्वितीयक अनुक्रिया। और ये जो द्वितीयक अनुक्रिया होती है इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो आपके शरीर में प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब देखना कैसे क्या होता है, समझना। पहली बार जब कोई रोगाणु आपके शरीर में आता है तो आपका शरीर थोड़ी जानता है कि उसको कैसे लड़ना है, कैसे ट्रीट करना है। तो आपका शरीर धीरे धीरे इम्यूनिटी विकसित करता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। प्राथमिक अनुक्रिया में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन एक बार वो रोगाणु आपके शरीर में आ गया तो आपके शरीर की जो एंटीबॉडीज है, जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र, उसको मालूम कि इससे कैसे लड़ना है। तो दूसरी बार जब वो रोगाणु आपके शरीर में आता है ना, तो उससे तुरंत ही आप ठीक हो जाते हो, आपका प्रतिरक्षा तंत्र उससे बहुत अच्छे से लड़ लेता है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में टाइम क्या लगता है, कम। बस ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना, इससे ज़्यादा डिटेल में हम घुसेंगे नहीं। हमको बस पता होना चाहिए प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राथमिक अनुक्रिया यानी पहली बार जब आप बीमार हो रहे हो, और द्वितीयक अनुक्रिया दूसरी बार बीमार हो रहे हो, उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स किया जाता है। टाइम ज़्यादा किस में लगता है, पहली बार ज़्यादा वक्त लगता है दोस्तों, दूसरी बार में वक्त नहीं लगता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्राथमिक अनुक्रिया समझ में आ गई होगी, अनुक्रिया समझ में आ गई प्रतिरक्षा की। आगे अपन पढ़ते हैं मानव का प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो मानव के प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है, प्रतिरक्षा तंत्र में क्या मेन ऑर्गन होते हैं। आपके जो लसिकांग होते हैं या लसिका उत्तक, जिसको लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाता है, ये आपके मेन ऑर्गन से मुख्य अंग है। मेन ऑर्गन प्रतिरक्षा तंत्र के मुख्य अंग है। अब देखना लसिकांग क्या होते हैं, लसिका उत्तक क्या होते हैं। तो आपके शरीर में कोई जीवाणु, विषाणु या कोई भी बाहरी एंटीजन प्रवेश करता है, तो उससे लड़ने के लिए कैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एंटीबॉडी उनसे कैसे मुठभेड़ कर रहे हैं, ये सारा काम जहाँ होता है उनको लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन या लसिकांग। ये लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक लसिकांग और एक होता है द्वितीयक लसिकांग, यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखना लिम्फोइड ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है आपका प्राथमिक लसिकांग और एक होता है आपका द्वितीयक लसिकांग। देखना प्राथमिक लसिकांग, प्राथमिक लसिकांग किसको कहते हैं, इतना तो पता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें आपकी लिम्फोसाइट मेन रोल प्ले करेंगी। तो प्राथमिक लसिकांग उनको कहते हैं जहां पर लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है, बीओटी लिम्फोसाइट का परिपक्वन जहां पर होता है, जहां पर मेच्योर होते हैं। परिपक्वन का मतलब मेच्योर, आप मेच्योर शब्द का तो समझ सकते हैं, मतलब हिंदी में परिपक्वन, इंग्लिश में मेच्योर। तो जहां पर मेच्योरेशन की क्रिया होती है, परिपक्वन जहां पर होता है, उनको प्राथमिक लसिकांग कहा जाता है। और उसके बाद इनका जो है प्रचुरोद्भवन तथा रोगाणुओं के साथ मुठभेड़ जो होता है, इसको द्वितीयक लसिकांग कहा जाता है। समझना दोस्तों, बन कहाँ रहा है,
जहां पर बना, जहां पर परिपक्व हुआ, उसको बोलेंगे प्राथमिक लसिकांग। और बन करके वहां से रवाना हो गया, पूरे शरीर में फैल गया, और शरीर में जहां जहां पर रोगाणु आ रहे उनसे वहां पर लड़ने के लिए स्थल प्रदान है, उनको क्या कहेंगे अपन, द्वितीयक लसिकांग। यानी एक जगह तो सेना बन के तैयार हो रही है, और दूसरी जगह वो जो युद्ध स्थल है जहां पर सेना लड़ेगी, तो जहां पर हमारी सेना लड़ेगी लिम्फोसाइट की, उसको अपन क्या कहेंगे, द्वितीयक लसिकांग। और जहां पर हमारे लिम्फोसाइट पैदा हुए हैं, बने हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक लसिकांग। उम्मीद करता हूं इन सरल शब्दों में आप समझ चुके होंगे कि जहां पर परिपक्वन हो रहा है वो हमारे प्राथमिक लसिकांग है, जहां पर रोगाणुओं के साथ मुठभेड़ हो रही है यानी प्रचुरोद्भवन हो रहा है, वहां पर क्या है, हमारा द्वितीयक लसिकांग। अब देखते हैं हमारे शरीर में कौन कौन से लसिकांग प्राथमिक होते हैं। तो बोन मेरो और थाइमस जो होता है ये प्राथमिक लसिकांग होता है, और ये जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है द्वितीयक लसिकांग। बोन मेरो, बोन मेरो क्या होता है, इसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है, अस्थि मज्जा। कल की क्लास में भी इसको समझाया था कि जो आपके शरीर की लंबी हड्डियां होती है, जैसे फीमर हो गया और दूसरी लंबी हड्डियां हो गई, ये लंबी हड्डियां बीच में से खोखली होती है और इनके अंदर जो भरा रहता है इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। तो लंबी हड्डियों के खोखले वाले हिस्से के बीच में जो भरा रहता है वो अस्थि मज्जा होता है। थाइमस क्या होती है, थाइमस एक ग्रंथि होती है। क्या होती है, ग्रंथि। और ये कैसे क्या काम करती है इसकी डिटेल जानकारी तो अपन कहाँ पर हासिल करेंगे, ग्रंथियों वाले चैप्टर में। हाल फिलहाल आपको ध्यान रखना है प्राथमिक लसिकांग कौन कौन से हैं। तो बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा और थाइमस आपके प्राथमिक लसिकांग है। इसके अलावा कोई सा भी नाम पूछे वो सारे आपकी द्वितीयक लसिकांग है। जैसे स्प्लीन, स्प्लीन किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, प्लीहा को स्प्लीन कहा जाता है। आपके आमाशय की बैक साइड में जैसे नीचे की तरफ चिपका होता है स्प्लीन। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का बूचड़खाना, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का क्या मतलब, कब्रिस्तान में क्या होता है, मुर्दे दफन करते हैं। तो आपकी आरबीसी जो मर जाती है उस आरबीसी के मरने के बाद आरबीसी को मारने का, नष्ट करने का काम भी ये करता है। अच्छा, इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक। ये कैसी बात बोल दी, अभी तो कब्रिस्तान बोला, अभी ब्लड बैंक। अरे जो आरबीसी बुढ़ी हो गई है उसको मारेगा तो उसके लिए तो कब्रिस्तान है। शरीर में आरबीसी कमी होगी तो नई आरबीसी बनाएगा तो उसके लिए क्या है, ब्लड बैंक। तो जब भी शरीर में ब्लड की कमी होती है तो हमारे प्लीहा से आरबीसी बन बन के निकलती है, तो शरीर का ब्लड बैंक भी हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो है रोगाणुओं के साथ मुठभेड़ करने के लिए स्थल प्रदान किए जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये द्वितीयक लसिकांग है। ओके, अब देखना टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, आपके मुंह के अंदर जो होते हैं टॉन्सिल्स, जहाँ पर आपको जुकाम वगैरह में टॉन्सिल में सूजन आते हैं वो वाले टॉन्सिल्स। तो पूछा जाए टॉन्सिल्स कैसे हैं, द्वितीयक लसिकांग है। पियर पेचेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपने सुना भी नहीं होगा। पियर पेचेस क्या होता है, देखना जो आंतें होती है उन आंतों के अंदर जो द्वितीयक लसिकांग होते हैं उनको अपन पियर पेचेस बोलते थे। पियर पेचेस कहाँ पर होते हैं, आंतों में। ओके, अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स कहाँ होती है, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहाँ पर बड़ी आंत का हिस्सा सीकम कहलाता है। और जैसे सीकम से एक क्रमी रूपी संरचना इस तरह से लटकी रहती है उसको अपेंडिक्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स पाचन की दृष्टि से वेस्टिजियल है यानी अवशेषीय, हमारे शरीर में किसी काम की नहीं है, वो अवशेषीय पाचन की दृष्टि से। लेकिन अगर हम देखें कि अपेंडिक्स और क्या काम करती है, तो ये द्वितीयक लसिकांग, ये रोगाणु से लड़ने के लिए स्थल प्रदान करती है अपेंडिक्स। और बहुत बार क्या होता है, अपेंडिक्स में भोजन के कण चले जाते हैं, जाना नहीं चाहिए। वैसे तो आपको दिख रहा है अपेंडिक्स की छोटी संरचना बने तो एक साइड से बंद है तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन अपेंडिक्स में भोजन के कण चले जाते हैं। अगर अपेंडिक्स में भोजन के कण चले गए तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो कण वहीं पर पड़े पड़े सड़ेंगे और अपेंडिक्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन, सूजन होगी, अपेंडिक्स धीरे धीरे लंबी होगी। तो अपेंडिक्स लंबी होगी तो अगर शरीर के अंदर तो जगह है नहीं, कहाँ लंबी हो, जगह तो नहीं है, तो फिर वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जो दर्द होगा इसी को बोलते हैं ना अपेंडिक्स हो गया। तो अपेंडिक्स तो नहीं होता, अपेंडिक्स तो पहले से आपके शरीर में है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया, इसको बोलते हैं अपेंडिक्टाइटिस। तो बहुत से लोग बोलते हैं हमको अपेंडिक्स हो गया, तो अपेंडिक्स नहीं हुआ, एक्चुअल में उनको क्या हुआ, अपेंडिक्टाइटिस हुआ, अपेंडिक्स लंबी होनी शुरू हो गई। अब क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन होगा, अपेंडिक्स को काट के धागे से उस हिस्से को बांध देंगे। तो अपेंडिक्स को काटा, ये कहलाता है अपेंडेक्टोमी। तो अपेंडिक्स में सूजन होना अपेंडिक्टाइटिस, और अपेंडिक्स को काट कर निकालना अपेंडेक्टोमी। और वैसे अपेंडिक्स क्या काम कर रही है, ये द्वितीयक लसिकांग के पाचन की दृष्टि से कोई रोल नहीं है। माल्ट, ये माल्ट देखना, माल्ट क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या है माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारे शरीर का 50% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। कितना, 50% से अधिक हिस्सा किसका, लिम्फोइड ऑर्गन का। कौन बनाते हैं, माल्ट। तो ये माल्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंतों में, जनन मार्ग पर, आपकी ट्रेकिया में, मुख में, हर जगह हो सकते हैं। तो ये माल्ट होता है ना। अब देखना ये क्या लिखा है, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, शरीर में जगह जगह पर गांठें पाई जाती है, उन गांठों में यहाँ पर रोगाणुओं के मुठभेड़ के लिए स्थल प्रदान किए जाते हैं, उनको अपन लिम्फ नोड कहते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके शरीर के सारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित अंग।
ओके, ये हुई आज की क्लास। और भी करेंगे बातें अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं, उन रोगों की चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।